नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9 और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर खबरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या अपडेट है। आज बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आज द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन है। राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगे और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्य पुलिस के अनुसार राष्ट्रपति की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। बता दें कि कल राष्ट्रपति मुर्मू कोयम्बटूर स्थित ईशा योगा सेंटर में महाशिवरात्रि समारोह में भी शामिल हुई थी। इस आयोजन में देश भर के मशहूर कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली तमिलनाडु की ये यात्रा है। और अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के चिंतन शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा कि मैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तालमेल और दक्षता को और बेहतर बनाने के तरीकों पर प्रकाश डालूंगा। और वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिजली के तार की चपेट में आने से घायल एक हाथी को बचाने के लिए कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की जमकर सराहना की। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री कोल्हापुर जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर में न्यू एजुकेशन सोसाइटी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान कोल्हापुर में शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और वहीं अमित शाह पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी करने का कार्यक्रम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों में रुख कर लेते हैं कर्नाटक का, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। नड्डा 21 फरवरी तक कर्नाटक में ही रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहां एक कार्यक्रम के लिए मंगलुरु जाएंगे और बता दें आपको कि बाइक रैली में भी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान वो श्रृंगेरी मठ भी जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जनता जेडीएम के नेता एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया कि वो श्रृंगेरी मठ को बांटने वाले ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं। बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल-मई 2023 में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कर्नाटक पहुंच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रक्षा मंत्रालय ने छावनी चुनाव को लेकर आदेश पारित किया है। देश की 56 छावनी परिषदों में चुनाव का ऐलान किया गया है। छावनी परिषद के कुछ एरिया को स्थानीय पंचायतों और नगर निकायों के विलयीकरण के बाद चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश पारित किया गया है। देश भर के कुल 58 छावनी परिषदों में चुनाव का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल 2023 को चुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद बोर्ड का गठन किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले साल 2015 के जनवरी में धवानी परिषद का चुनाव कराया गया था और साल 2020 का समय पूरा होने के बाद से छावनी परिषद के बोर्ड को भंग कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली में 2 संवैधानिक पदों पर बैठे सीएम केजरीवाल और एलजेपी के सक्सेना के बीच तकरार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों अक्सर हर मुद्दे पर एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। केजरीवाल ने आगे भी कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उस वक्त मामले को प्रभावित करने की कोशिश की जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मैंने कई वकीलों से बात की है और यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। उपराज्यपाल ने अदालत की आपराधिक अवमानना की है। और वहीं अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ दिल्ली में सीबीआई ऑफिस में होगी। और वहीं इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरे खिलाफ उन्होंने
सीबीआई, ईडी तमाम ताकतें लगा रखी हैं। घर पर छापेमारी, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, ये उसे रोकना चाहते हैं। साथ ही साथ कहा मनीष सिसोदिया ने कि मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करूंगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। और अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली में फिर से राहगिरी डे की वापसी होने जा रही है। आज से दिल्ली के कनॉट प्लेस को कार फ्री जोन में बदल दिया जाएगा। एनडीएमसी ने G20 थीम के तहत सीपी में राहगिरी दिवस कार्यक्रम को लेकर फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस दौरान दिल्ली वासी योग क्लासेस, जुम्बा, खेल, संगीत, नृत्य सहित कई एक्टिविटी का आनंद ले सकेंगे। बता दें आपको कि लंबे समय के अंतराल के बाद दिल्ली में राहगिरी की फिर से शुरुआत हो रही है और इस रविवार की जो थीम थी वो है सड़क सुरक्षा, चलने की क्षमता और साथ ही साथ महिला सुरक्षा पर ध्यान देना। राहगिरी दिवस एक अवधारणा है जो 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। जी हां, आगरा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान आगरा किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि समारोह में शिवाजी महाराज की ओर से औरंगजेब के सामने किए गए अस्मिता और स्वाभिमान का प्रदर्शन होगा और आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में बड़ी स्क्रीन लगाकर समारोह देखने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि समारोह में 70 कलाकार महाराष्ट्रीय लोक नृत्य, गीत, गायन, नाट्य और राष्ट्रगीत की प्रस्तुति देंगे। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम जो है आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों में रुक कर लेते हैं बिहार की खबरों का, जहां पटना में सीएम नीतीश कुमार सीपीआई एमएलए के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। बता दें आपको कि महाअधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव 2024 में साथ आने के मुद्दे पर अपील करते हुए कहा कि अगर सभी विपक्ष साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को 100 सीटों पर समेट देंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में जल्द फैसला ले। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरा सुझाव नहीं लेते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं कि सभी 7 विपक्ष जो है एक साथ मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़े। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी वही बात दोहराते हुए नजर आए कि उनकी कुछ बनने की इच्छा नहीं है। और अगली खबर राजस्थान के वडोदरा से है, जहां हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जिलों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सीएम गहलोत प्रतापगढ़ के धरियावत पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने बजट पर चर्चा करते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया। और अगली बड़ी खबर भी राजस्थान की सियासत से ही जुड़ी हुई है, जहां गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अपने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूर कर लिया। महेश जोशी को सीएम गहलोत का करीबी माना जाता था, ऐसे में उनका इस्तीफा गहलोत खेमे के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल महेश जोशी का नाम भी अनुशासनहीनता का नोटिस लेने वाले उन 3 कांग्रेस नेताओं में शामिल था, जिन्होंने 25 सितंबर को अशोक गहलोत के समर्थन में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इससे पहले सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान से 25 सितंबर को आलाकमान की नाफरमानी करने वाले विधायकों पर कार्यवाही की मांग की थी। माना जा रहा है कि उसी के आधार पर महेश जोशी से ये इस्तीफा लिया गया है। और अगली खबर भी राजस्थान से। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ से राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में आपके प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कटारा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की योजनाओं और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राज्य और देश हित में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कटारा ने कहा कि बीजेपी ने डूंगरपुर के आदिवासियों को गालियां दी है और उन्हें नक्सली बताया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में अब रुख कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों का, जहां पर आज मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन करेंगे। मंडी के जिलाधिकारी और मंडी शिवरात्रि मेला समिति के अध्यक्ष अरिंदम चौधरी ने बताया कि इस साल मेले में 215 पहाड़ी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें से 150 देवताओं को शामिल होने की उम्मीद है। वहीं बड़ा देव के रूप में प्रसिद्ध मुख्य देवता
कमरू नाग शुक्रवार को मंडी में पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मेले के आयोजन को लेकर पूरे मंडी शहर को सजाया गया है और सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों में रुख कर लेते हैं हरियाणा का, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से राज्य के लिए नई बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 75 नई बसें शामिल हो गई। इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा कि हमने 1000 बसों का बेड़ा खरीदा था। 75 बसों का पहले की जो खेप थी वो शुरू कर दी गई है, जिसके बाद 31 मार्च तक 400 बसें और उसके अगले 3 महीने में पूरी 1000 बस शुरू कर दी जाएंगी। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में इजाफा किया है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कोई जादूगर नहीं है जो सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा कर दे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनकी सरकार सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार 100 दिन की मनरेगा योजना के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं करा रही है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत काम किया है उन्हें भी योजना के तहत मजदूरी नहीं दी जा रही। अगली खबर बड़ी छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के कार्यकाल को लेकर निशाना साध रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत मुख्यमंत्री बघेल के ट्वीट से शुरू हुई। दरअसल उन्होंने जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह को ठाकुर साहब कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद रमन सिंह ने दाऊ संबोधन से उन्हें जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार में अफसरों के भ्रष्टाचार से लेकर विकास नहीं होने और झीरम घाटी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। और अगली अहम खबर भी छत्तीसगढ़ से रहेगी, जहां पर आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रवीण तोगड़िया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल आज शाम 4 बजे प्रवीण तोगड़िया राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संगठन के अन्य केंद्रीय, क्षेत्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तोगड़िया के दौरे को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। और खबरों में एक बार फिर से रुख महाराष्ट्र का करेंगे, जहां यूनिसेफ ने एक्टर आयुष्मान खुराना को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉलीवुड के 38 साल के अभिनेता इससे पहले यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं। राष्ट्रीय राजदूत के रूप में आयुष्मान खुराना बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। इस मौके पर एक्टर आयुष्मान ने कहा कि उन्हें यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में बच्चों के अधिकारों के लिए वकालत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत में बच्चे और किशोर जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में जानने और उनकी मदद करने को लेकर वो उत्सुक है। यूनिसेफ के साथ अपनी नई भूमिका में वो बाल अधिकारों के लिए मजबूती के साथ आवाज उठाते रहेंगे। और चलिए खबरों में एक बार फिर से दिल्ली की तरफ हम रुख करेंगे। बता दें आपको कि अगर आप कभी दिल्ली आए और दिल्ली मेट्रो में सफर ना कर पाए तो मायूसी सी छा जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो के। दिल्ली मेट्रो राजधानी और एनसीआर क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाती है। अगर आप दिल्ली या फिर उससे सटे शहरों में रहते हैं तो मेट्रो की सवारी आपने जरूर की होगी, क्योंकि इसके बिना लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मेट्रो यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर मेट्रो के किसी वजह से पहिए थम जाएं तो लोग अपना दिल्ली एनसीआर में जाने का जो प्लान है वो कैंसिल कर देते हैं। तो हम आपको बता दें कि आज दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन आंशिक रूप से बाधित रहेंगी, क्योंकि कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय स्टेशनों के बीच मेट्रो का परिचालन मेंटेनेंस के काम के चलते कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा और साथ ही सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। वहीं डीएमआरसी ने बताया कि इस दौरान कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच फ्री फीडर बस सेवा दी जाएगी। और खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां बदायूं में दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया।
जहां महाशिवरात्रि के दौरान कचला घाट का गंगा स्नान करने गए 5 छात्र मेडिकल स्टूडेंट नदी में डूब गए, जिनमें से गोताखोरों ने 2 छात्रों को बचा लिया, लेकिन 3 छात्रों के गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लापता छात्रों की तलाश में जुटी। गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी छात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के बताए जा रहे हैं। लापता तीनों छात्रों की पहचान नवीन सेंगर, पवन यादव और जय मौर्या के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वहीं छात्र अंकुश और प्रमोद यादव को गोताखोरों ने बचा लिया है। अब दक्षिण भारत की खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ हुए समझौता ज्ञापन समारोह में शामिल हुए। इस समझौते के तहत तमिलनाडु में 7,614 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश किया जाएगा। वहीं इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस समझौते का उद्देश्य ईवी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाना और 1 लाख से ज्यादा रोजगार का निर्माण करना है। और अगली खबर तेलंगाना से, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के अवसर पर बीआरएस एमएलसी की कविता ने बालक मपेट यलम्मा मंदिर में प्रार्थना की और वहीं गरीबों को मुफ्त भोजन वितरण, मंदिरों में विशेष पूजा, खेल टूर्नामेंट और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन मनाया। दूसरी ओर बीआरएस पार्टी के संस्थापक के 69 साल के होने पर देश भर के नेताओं से बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। और अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य में देरी के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं रेड्डी का कहना है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य रुक गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जबकि इस पुल से लोगों को फायदा होगा, लेकिन सीएम को किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव की चिंता है। और नेशनल हेडलाइन में फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया का हाल जाना। चलिए कुछ और अहम खबरें हैं जिनका रुख कर लेते हैं। आपको बताने की बात करेंगे हम सबसे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले की। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया जो है वो पेश नहीं होंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सिसोदिया ने पेश होने के लिए सीबीआई से वक्त मांगा है। अभी बजट की तैयारियों में लगा हूं, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। तो फरवरी के अंत में पूछताछ के लिए अनुरोध उन्होंने किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है सीबीआई मेरे अनुरोध को मानेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बजट का हवाला दिया जा रहा है। बजट का हवाला देकर के सिसोदिया ने कहा कि मैं अभी बजट की तैयारियों में लगा हुआ हूं, फरवरी के अंत में पूछताछ के लिए अनुरोध किया है। क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, वो सुनवा देते हैं आपको। लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जिस तरीके से कल तक मनीष सिसोदिया ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, मुझे जब भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से मनीष सिसोदिया का ये बयान कि उन्होंने सीबीआई से और ज्यादा वक्त मांगा है, क्या वाकई में वजह सिर्फ बजट है या कुछ और इसके पीछे वजह लग रही नमित?
देखिए बिल्कुल निदा, कल तक तो यही था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर जाएंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन पार्टी के इंटरनली कुछ मीटिंग्स हुई होगी, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया है, क्योंकि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और ऐसे में मार्च में दिल्ली का बजट भी पेश होना और बजट से पहले कई मीटिंग्स होती हैं, अधिकारियों से बातचीत करनी होती है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर जो है वो भी सीबीआई को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि फरवरी के आखिरी तक वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज देंगे, अप्रूवल भेज देंगे, जिसके बाद वो फरवरी के आखिरी में या मार्च में कोई भी डेट अगर सीबीआई दे दे तो वो पेश हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं और कुछ देर पहले ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर आए थे, मीडिया से रूबरू होते और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम लगातार सीबीआई और ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं और आज भी वो जाने वाले थे, लेकिन पार्टी की, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ इंटरनल्स मीटिंग्स हुई होगी देर रात, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया है कि फरवरी के आखिरी में या फिर मार्च की शुरुआत में कोई भी डेट सीबीआई मुझे दे दे, मैं उस वक्त पेश हो जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली का बजट जो है वो बड़े लेवल पर पेश होता है। ऐसे में उससे पहले कई मीटिंग जो है वो दिल्ली के वित्त मंत्री को करनी होती है और यही वजह है कि जो अगली तारीख है वो सीबीआई से मनीष सिसोदिया ने मांगी। हालांकि देखिए इधर देखिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के घर के आसपास तैनात कर दी गई थी, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, ताकि क्योंकि पिछली बार जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को पहले से ही डिप्लॉय यहां पर कर दिया गया था। इसके साथ साथ देखिए महिला जो फोर्स हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगी और ये देखिए मीडिया का जमावड़ा है। इन सब के बीच कुछ देर में यानी कि महज 10 मिनट पहले ही मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं और कहते हैं कि आज वो सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। नमित, जिस तरीके से हम वहां पर पूरी तैयारी देख रहे हैं, पूरा प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद है, पूरे मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में देखिए तैयारी तो पूरी है कि आज उनको पेश होना था, लेकिन अब अचानक से जब मनीष सिसोदिया सामने आते हैं और वो कहते थे कि मैंने कुछ वक्त मांगा है, तो क्या लग रहा है सीबीआई की तरफ से वक्त दिया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई भी जो उनकी आगे की प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है कि क्या उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया है मनीष सिसोदिया के, क्या आगे उन्हें मनीष सिसोदिया को टाइम दिया जाएगा या फिर आज ही उन्हें पेश होना होगा? देखिए बिल्कुल सवाल आपने काफी बड़ा किया है और वाजिब सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद हम दर्शकों को वो रिक्वेस्ट लेटर भी दिखाएंगे जो कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लिखा है, जिसमें कुछ समय मांगा गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। हालांकि उस लेटर पर क्या रिस्पॉन्स सीबीआई करता है ये थोड़े वक्त के बाद पता चलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट लेटर तो भेजा गया है सीबीआई दफ्तर को, उस लेटर को भी कुछ देर के बाद हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया का जमावड़ा है उन्होंने कई सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे। हालांकि केवल मनीष सिसोदिया ने अपनी बात कही और उसके बाद सीधा वो अपने घर के अंदर चले गए, क्योंकि कल भी जब ये बात सामने आई थी कि मनीष सिसोदिया ने ही ये सबसे पहले जानकारी दी थी ट्वीट करके कि उनको सीबीआई की तरफ से समन किया गया और 11 बजे पेशी के लिए बुलाया गया है। पिछली बार का अगर मैं जिक्र करूं, जब सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया गए थे उस वक्त काफी हो हंगामा हुआ था, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज के दौर में वो कंडीशन ना हो आज के दिन, इसको लेकर केंद्र सरकार और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी जानकारी दी, बड़ी खबर दी कि वो सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये पार्टी की इंटरनली कोई मीटिंग हुई होगी, उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें कोई तो राय नहीं कि मार्च में हर साल जो दिल्ली का बजट है वो आता है और उससे पहले नमित सवाल इसलिए उठ रहे हैं। देखिए जब कल आए वो सामने, खुद से जानकारी दी, खुद से उन्होंने कहा कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, जब जब बुलाएंगे मैं जाऊंगा और भले चाहे मेरे पीछे कितनी आप ताकत लगा लीजिए, ईडी की, सीबीआई की, मैं नहीं घबराऊंगा। लेकिन कल और आज एक रात में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें बजट की इतनी फिक्र सताने लगी, उन्हें अपने काम याद आ गए? क्या कल बजट पेश नहीं होना था? क्या कल बजट की तैयारी उन्हें नहीं करनी थी? या फिर क्या कल उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री का जिम्मा भी उनके कंधों पर है? देखिए निदा, उसी बात का जवाब मैं दे रहा था, क्योंकि अगर पार्टी से रिलेटेड कोई पार्टी का बड़ा नेता सीबीआई दफ्तर जाता है या कोई बड़ी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो उससे पहले पार्टी का जो संगठन होता है, जो पार्टी की इंटरनली मीटिंग होती है, उसमें भी कुछ घंटे पहले भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि क्या इस चीज़ में उनको जाना चाहिए नहीं। और निश्चित तौर पर कल जो संगठन है उनसे मनीष सिसोदिया की बातचीत हुई होगी, या फिर जो मुखिया है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे भी बातचीत हुई होगी और उसी के बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है। लेकिन फिर से ये तस्वीर थोड़ा सा
दिखा दूं, क्योंकि ठीक अब है यहाँ नमित, से जैसे जैसे ये पता लगा है निदा कि अब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी थोड़ा सा यहाँ से पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया कि मनीष सिसोदिया नहीं जाएंगे। इसकी वजह उन्होंने सीधे तौर पर बताई है, बजट मार्च में पेश करना है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये इंतजार रहेगा। और क्या जो सीबीआई के पास रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाएगा उस पर सीबीआई का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, ये थोड़े समय में पता तो लगेगा। इंतजार है अब सीबीआई के रेस्पॉन्स का कि वो इस लेटर का जवाब कैसे देती है, इंतजार है साथ ही साथ बीजेपी की प्रतिक्रिया का भी। चलिए नमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेशन@9 में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।